1991 से पहले जो आप ये मैप देख रहे हो वह वैसे नहीं दिखता था। आज के जो 15 देश हैं वे एक में हुआ करते थे और ये सभी देशों को मिलाकर यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और शॉर्ट में कहें तो सोवियत यूनियन कहा जाता था। इसी सोवियत यूनियन के एक पावर प्लांट में जिसका नाम है चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, एक न्यूक्लियर डिजास्टर। जब आप ये नाम सुनते हो न्यूक्लियर डिजास्टर तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? तबाही, बहुत ही ज़्यादा तबाही। कितना ज़्यादा? इतना ज़्यादा कि ये न्यूक्लियर डिजास्टर को दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर धमाका माना जाता है। एक कंपैरिजन करें तो इसकी रेडिएशन की मात्रा हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी से 400 गुना ज़्यादा था। आइए आज की इस वीडियो में हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में थोड़ा अच्छा से जानते हैं। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रीपस शहर के पास स्थित है। इस पावर प्लांट में 4 रिएक्टर बने हुए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में हुआ था, यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था, यूनिट 3 और यूनिट 4 का काम 1983 में कंप्लीट हुआ था। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों बनाया जाता है? कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के पीछे का उद्देश्य इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है टरबाइन्स के घूमने से। न्यूक्लियर पावर प्लांट में टरबाइन्स घुमाने का काम करता है स्टीम। स्टीम को बनाने के लिए हीट चाहिए और ये हीट मिलता है न्यूक्लियर रिएक्शन से। जब एक हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराता है तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस में और साथ ही साथ एनर्जी का रिलीज भी होता है हीट के फॉर्म में। इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं। इस रिएक्शन से जो हीट जनरेट हुआ है उसका इस्तेमाल होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए और स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन्स को घुमाने के लिए। टरबाइन्स के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि क्रिप्टॉन या फिर बेरियम ही बने, और भी अदर पेयर बन सकते हैं जैसे कि Sb133, Nb99। इसके अलावा Xenon 140 और Sr94 भी बन सकते हैं। अब हम चलते हैं चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में RMB के 1000 टाइप के रिएक्टर इंस्टॉल थे। जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था वो रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था। दुर्घटना वाले दिन से एक दिन पहले यानी कि 25 अप्रैल को एक सेफ्टी टेस्ट करना था। दरअसल रिएक्टर जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसको ठंडा करने के लिए वाटर को ऐसे कूलेंट इस्तेमाल किया जाता था। वाटर को पास की नदी से ही लाया जाता था, फिर पंप्स के जरिए इसको रिएक्टर कोर में सप्लाई किया जाता था। वाटर पंप्स को चलाने के लिए डीजल जनरेटर का उपयोग किया जाता था इमरजेंसी सिचुएशन में। इस डीजल जनरेटर का 2 सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। पहला, जनरेटर को चालू होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता था और दूसरा, इनकेस अगर डीजल जनरेटर खराब हो जाए तो इमरजेंसी वाटर कूलिंग सिस्टम ऑपरेट नहीं हो पाएगा इन दोनों ही सिचुएशन में। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि हम वाटर पंप को इलेक्ट्रिक पावर रिएक्टर कोर से ही दे सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। इसी बात का टेस्ट किया जाना था। इसको परफॉर्म करने के लिए टोटल आउटपुट पावर का 30% लाना था, यानी कि करीब 960 मेगावाट। चलिए इस ग्राफ सहायता से समझते हैं। टोटल आउटपुट पावर 3200 मेगावाट है। 25 अप्रैल रात 1 बजे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। पावर को कम किया जाता है और अगले 12 घंटे में ये आउटपुट पावर 50% पर आ जाता है अपने टोटल पावर का। दोपहर के करीब 1 बजे के बीच अब इस पावर को 30% लाना था, लेकिन बिजली की आवश्यकता पड़ने के कारण इस टेस्ट को अगले 9 घंटे के लिए रोक दिया जाता है और साथ ही इमरजेंसी वाटर कूलिंग सिस्टम को भी स्विच ऑफ कर दिया जाता है। 26 अप्रैल रात के 1 बजे फिर से इस टेस्ट को कंटिन्यू किया जाता है। अब उनका टारगेट था 50% से इसको 30% पर लाना। टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और पावर को कम किया जाता है, लेकिन किसी ऑपरेटर में तकनीकी खराबी के चलते ये 30% में रोकने में असमर्थ हो जाता है और आउटपुट पावर 0 के करीब चला जाता है। पावर को बढ़ाने के लिए कंट्रोलर रॉड्स को विड्रॉ किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कंट्रोलर रॉड्स होता क्या है। कंट्रोलर रॉड्स बेसिकली रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करने में सहायक होता है। जितने ज़्यादा कंट्रोलर रॉड्स रिएक्टर कोर के अंदर होगा उतनी ही कम रिएक्शन होंगी और आउटपुट पावर उतना ही कम मिलेगा। तो इसके चलते पावर को बढ़ाने के लिए कंट्रोलर रॉड्स को विड्रॉ किया जाता है। लेकिन कंट्रोलर रॉड्स को विड्रॉ करने के बाद भी पावर बढ़ नहीं रहा था। इसका कारण बताया जाता है जीनॉन पॉइजनिंग को। जीनॉन एक प्रोडक्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन का। जीनॉन न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लेता है जिससे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। करीब पूरे कंट्रोलर रॉड्स को विड्रॉ कर लिया जाता है, जो कि एक रूल के अगेंस्ट था। कंट्रोलर रॉड्स के विड्रॉ होते ही रिएक्टर कोर में प्रेजेंट वाटर बहुत ही गर्म हो जाता है और वे स्टीम के रूप में बन जाते हैं भारी अमाउंट में। इस ज्यादा स्टीम के चलते अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और देखते ही देखते पावर नॉर्मल से भी ज्यादा राइज होने लगता है। वाटर कूलिंग सिस्टम बटन दबाया जाता है
पर इसका कोई फायदा नहीं होता और एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है। इस एक्सप्लोजन के चलते एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रेडियो एक्टिव डेब्रिस रिलीज हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए विस्फोट से तुरंत 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। अगले कुछ दिनों तक इमरजेंसी सेवाओं के लोग आग बुझाने और रेडिएशन रोकने पर लगे थे। प्लांट के लोग के मरने की संख्या तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि वे तीव्र रेडिएशन के शिकार हो चुके थे। शुरुआती आग सुबह 5 बजे तक बुझ गई थी, लेकिन ग्रेफाइट की आग 10 दिनों तक जलती रही। इसे बुझाने में करीब 250 फायर फाइटर लगे थे। ये हुए रिएक्टर से आयोडीन 131, सीजियम 134 और सीजियम 137 का रेडिएशन निकल रहा था। आयोडीन 131 का रेडिएशन तो 8 दिन में ही खत्म हो गया था, लेकिन इसकी वजह से लोगों में थायराइड कैंसर देखने को मिला था। सीजियम के आइसोटोप का हाफ लाइफ 30 साल तक का होता है, जिस वजह से आज के दिन भी वहाँ रेडिएशन की मात्रा है और ये कितना लंबा चलने वाला है अभी तक किसी को भी नहीं पता, बस अनुमान लगाया जाता है। 27 अप्रैल तक प्रिपेयर शहर को खाली कराया गया। ज़्यादातर लोगों को उल्टियाँ आ रही थी, सिर दर्द हो रहा था। 14 मई तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 30 किलोमीटर का इलाका खाली करा दिया था। चेरनोबिल परमाणु हादसे में कुल 31 लोगों की मौत सीधे तौर पर हुई थी। साल 1991 से 2015 के बीच थायराइड कैंसर के 20,000 मामले दर्ज किए गए। आपके मन में जरूर ये आ रहा होगा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इतने ही खतरनाक होते हैं, उनको संभालना इतना ही डेंजरस होता है, तो इन्हें बनाया ही क्यों जाता है? तो इसका आंसर इस फैक्ट पर है। 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से 30,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करीब 10 लाख किलोग्राम का कोल लगेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छा लगा होगा तो इसको वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।